गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम ड्रग डिस्कस करेंगे इकोथायोफेट आयोडाइड। क्या? इकोथायोफेट आयोडाइड। ठीक है। तो जो आज हम ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं वो ड्रग जो है वो इकोथायोफेट आयोडाइड है, जिसको आप फॉस्फोलिन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? फॉस्फोलिन। ठीक है। कहता है ये एक इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर होता है। ठीक है। रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला जो आपका है वो C9H23 आयोडीन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है। इस तरीके से इसका केमिकल फॉर्मूला है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉस्फोरस ग्रुप आपका इसमें अटैच है, जिसको हम ऑर्गेनोफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है। ये रहा आपका यहाँ पे। उसके बाद क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप अटैच है, जो कि आपका यहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ईस्टर ग्रुप का तो ईस्टर ग्रुप भी इसमें अटैच है, जो कि आपका ये है OC2H5। उसके बाद ये जो आपका है यही स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ठीक है। कुल मिला के ये आपका इकोथायोफेट आयोडाइड का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। जिसमें आपने पढ़ा, जिसमें आपका फॉस्फोरस ग्रुप है जिसको आप ऑर्गेनोफॉस्फेट कहते हो, क्वाटरनरी अमोनिया ग्रुप अटैच है, ईस्टर ग्रुप अटैच है। ठीक है। और ये एक इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो इसका आईयूपीएसी नेम जो हो जाएगा वो डाई इथॉक्सी फॉस्फोराइल सल्फानाइल इथाइल NNN ट्राइमिथाइल एजेनियम आयोडाइड। ये हो गया इसका क्या आईयूपीएसी नेम। क्या? 2 डाई इथॉक्सी फॉस्फोराइल सल्फानाइल इथाइल NNN ट्राइमिथाइल मिथाइल एजेनियम। ठीक है, आयोडाइड। ये हो गया। उसके बाद ये मार्केट में आप इसको इस तरीके से परचेज कर सकते हो, फॉस्फोलिन आयोडाइड, जिसमें आपका इकोथायोफेट आयोडाइड को जिसको बोलते हैं। और ये जो आपका होता है ये ऑप्थेल्मिक यूज के लिए होता है, मतलब मेनली आई ड्रॉप वगैरह या ईयर ड्रॉप वगैरह में यूज होता है। ठीक है। तो आप इसको मार्केट में इस तरीके से इस नाम से परचेज कर सकते हो। किसके? तो फॉस्फोलिन आयोडाइड। ठीक है। इसके बाद फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो इसका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? वाइट क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड। कहता है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन और हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड होता है। ठीक है। इस हाइग्रोस्कोपिक की मॉइस्चर को गेन कर लेगा। ठीक है। उसके बाद इट इज क्वाटरनरी अमोनिया सॉल्ट। ठीक है। ये अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इसमें होता है। ठीक है। सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में आपका सोल्यूबल होगा। और सोल्यूबल इन डिहाइड्रेटेड एल्कोहल, डिहाइड्रेटेड एल्कोहल में भी ये सोल्यूबल होगा। ठीक है। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो लगभग 4 के आसपास होता है। ठीक है। मतलब एसिडिक होगा। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करते हैं अगर हम, तो इसकी स्टेबिलिटी, इसको आप इन रेफ्रिजरेटर 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस फॉर यूनिमैक्स प्रोडक्ट, इसको आप मतलब रेफ्रिजरेट कर सकते हो 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। उसके बाद इसको आपको लाइट मॉइस्चर से दूर रखना है। ठीक। स्टेबल एट रूम टेम्परेचर फॉर अबाउट 1 मंथ। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हो तो ये लगभग 1 महीने के लिए स्टेबल रहेगा। ठीक है। उसके बाद आपका है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मतलब कौन कौन से फॉर्म में ये आपका प्रेजेंट मिलेगा। तो मेनली ये आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट के फॉर्म में आपको मार्केट में प्रेजेंट रहेगा। क्या क्या? तो आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट। उसके बाद पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो फॉस्फोलिन आयोडाइड इसका पॉपुलर ब्रांड नेम हो गया, जिससे आप मार्केट में इसको खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। उसके बाद डोज की बात करें तो 2 ड्रॉप पर डे, आप इसका 2 ड्रॉप पर डे यूज कर सकते हो ऑप्थेल्मिक यूज के लिए, मतलब आंखों में। ठीक है। उसके बाद मेडिसिनल यूज की बात करें तो मेडिसिनल यूज ये होगा यूज इन ग्लूकोमा, ये ग्लूकोमा में यूज होगा। रिड्यूस इंट्राओक्युलर प्रेशर, इंट्राओक्युलर प्रेशर को कम करता है। हेल्पफुल इन क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा में आप इसको यूज कर सकते हो। पोस्ट कैटारेक्ट सर्जरी केसेस में आप इसको यूज कर सकते हो। और आई फोकसिंग, मतलब आई से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे आप उन सभी में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपका ड्रग है कोली एनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो ये आपका दूसरा नेक्स्ट कैटेगरी का ड्रग है कोली एनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो कोली एनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, ब्लॉकिंग ड्रग्स या एजेंट जो होते हैं उनको आप एंटी कोली एनर्जिक ड्रग्स भी
बोल सकते हो, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। आर ग्रुप ऑफ ड्रग्स डेट इनहिबिट द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये क्या करते हैं कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोलिन इज अ की न्यूरोट्रांसमीटर इन द कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। जो आपका एसिटाइल कोलिन है वो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है किसमें, कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल अक्रॉस नर्व साइनेप्सिस। नर्व के आसपास आपको ये सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, मतलब ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। कहते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो कहते हैं दीज ड्रग्स प्रिवेंट एसिटाइल कोलिन फ्रॉम बाइंडिंग टू कोली एनर्जिक रिसेप्टर। ये जो ड्रग्स होते हैं आपके क्या, कोली एनर्जिक ब्लॉकिंग रिसेप्टर, मतलब एंटी कोली एनर्जिक ड्रग्स, वो एसिटाइल कोलिन को क्या करते हैं, यहाँ कोली एनर्जिक के साइट या रिसेप्टर पे बाइंड होने नहीं देते हैं, ठीक है। ये इसको बाइंड ही नहीं होने देते हैं। अब कहते हैं कि द मेन रिसेप्टर अफेक्टेड आर, तो मस्केरेनिक रिसेप्टर हो गया और निकोटिनिक रिसेप्टर हो गया, ठीक है। तो इसके रिसेप्टर है जो मेनली अफेक्ट होते हैं, मस्केरेनिक और निकोटिनिक। हाउएवर मोस्ट क्लिनिकली यूज्ड कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स मेनली एक्ट ऑन मस्केरेनिक रिसेप्टर। जो आपका मोस्ट क्लिनिकली यूज कोलिनर्जिक ब्लॉकर होता है वो मेनली मस्केरेनिक रिसेप्टर पे रिएक्ट करता है या एक्ट करता है, ठीक है। साइट ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो आपका लॉन्ग होता है रिलीज एसिटाइल कोलिन। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होता है वो रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन को। ACH मतलब एसिटाइल कोलिन एक्ट ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर इन गैंग्लियन। गैंग्लियन में ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके काम करता है। वहीं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होता है वो शॉर्ट होता है और ये रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन को फिर से अगेन। उसके बाद क्या कहते हैं कि एसिटाइल कोलिन फिर क्या करता है, एक्ट करता है मस्करिन रिसेप्टर पे। तो मेनली प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर क्या करता है वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है। एसिटाइल कोलिन जाके निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है। उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक में क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन फिर से रिलीज होता है और आपका क्या होता है, एसिटाइल कोलिन एक्ट करता है एज अ मस्केरेनिक रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मस्केरेनिक रिसेप्टर इन स्मूथ मसल सेल, कार्डियक मसल और आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। इन सभी में जो आपका मस्केरेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वहां पे जाके ये एसिटाइल कोलिन एक्ट करेगा। किसमें, स्मूथ मसल पे, कार्डियक मसल में और एक्सोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है। कहता है एंटी कोलिन एनर्जिक ड्रग्स ब्लॉक दिस फाइनल स्टेप प्रिवेंटिंग एसिटाइल कोलिन फ्रॉम एक्टिंग ऑन टारगेट ऑर्गन्स, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है। यहाँ पे आपका जो रिएक्ट कर रहा है वो किस पे कर रहा है, तो निकोटिनिक रिसेप्टर पे, किसके, तो गैंग्लियन में, ठीक है। उसके बाद आया आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आपका शॉर्ट होता है, ये कहाँ पे आपका कौन से कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे जाएगा, ठीक है। और जो आपके मेनली उससे एंटी कोलिनर्जिक या एंटी कोलिनर्जिक दोनों के होंगे, प्री गैंग्लियोनिक के भी और पोस्ट गैंग्लियोनिक के। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक में है वो मेनली एक्ट करेंगे जो आपका मस्केरेनिक रिसेप्टर होता है उस पर, जो कि आपका मेनली स्मूथ मसल्स है या फिर कार्डियक मसल या फिर ग्लैंड एक्सोक्राइन जो होता है वहां पे ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। के बाद अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स की बात करें, कि क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में आपका हो जाएगा पहला नेचुरल अल्केलॉइड, दूसरा आपका सिंथेटिक डेरिवेटिव, ठीक है। तो नेचुरल अल्केलॉइड में आपका हो जाएगा दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। नेचुरल अल्केलॉइड जो होता है आपके प्लांट सोर्सेज से आते हैं, जैसे कि एट्रोपिन या फिर इप्राट्रोपियम या फिर हायोसिन, ठीक है, जिसको हम स्कोपोलामाइन भी बोलते हैं। तो मेनली नेचुरल एल्कोलॉइड जो होता है वो एट्रोपिन, इप्राट्रोपियम और हायोसिन, स्कोपोलामाइन, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया सिंथेटिक डेरिवेटिव की बात करें तो मतलब मेनमेड। तो मेनमेड में आपका हो गया दीज आर केमिकली मॉडिफाइड और फुल्ली सिंथेटिक कंपाउंड, ठीक है, जैसे कि आपका टोपिकामाइड या साइक्लोपेंटोलेट या फिर क्लिंडियम ब्रोमाइड और डाइसाइक्लोमिन, ये सभी आपके सिंथेटिक में आते हैं। और एट्रोपिन, इप्राट्रोपियम और हायोसिन आपका नेचुरल अल्केलॉइड में आता है, ठीक है। तो ये था आपका कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के क्लासिफिकेशन। पहला आपका नेचुरल अल्केलॉइड, दूसरा आपका सिंथेटिक डेरिवेटिव, ठीक है। ये भी आपका है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग में। नेचुरल अल्केलॉइड में आपके आ गए एट्रोपिन, इप्राट्रोपियम, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया और ये इसके आयुपेसी नेम हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से सभी के हैं, एट्रोपिन के हैं, इप्राट्रोपियम के हैं, सिंथेटिक में आपके ट्रोपिकामाइड का है, साइक्लोपेंटोलेट का है और क्लिंडियम ब्रोमाइड का है, ठीक है। और उन सभी के आयुपेसी नेम भी हैं साथ में।
आज हम जो ड्रग है आपका एक एट्रोपिन सल्फेट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपिन जो होता है वो आपका प्लांट सोर्स से आता है, जो कि आपका एट्रोपा बेलाडोना होता है। इट इज अ केमिकली ट्रोपाइल ईस्टर ऑफ ट्रोपिन, इट इज कॉल्ड एज ट्रोपाइल ट्रोपिन। कहता है कि ये जो है आपका केमिकली ट्रोपाइल ईस्टर होता है किसका, ट्रोपिन का, जिसको हम ट्रोपाइल ट्रोपिन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो C17H23 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 इसमें होगा, ठीक है। आईयूपीएसी नेम की इसकी अगर हम बात करें तो 8 मिथाइल 8 एजा बाइसाइक्लो 321 ऑक्ट 3YL 3 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। अगर हम फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और कलरलेस क्रिस्टल फ्रीली सॉल्यूबल इन अल्कोहल एंड वेल सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। ये जो आपका होता है ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है कलरलेस, जिसमें कोई कलर नहीं होता है, और ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, फ्रीली सॉल्यूबल अल्कोहल में होगा और वेल सॉल्यूबल वाटर में हो, ठीक है। और स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की अगर हम इसकी बात करें तो स्टेबिलिटी, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसको आप वेल क्लोज कंटेनर में पैक करके रखोगे और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है इसको, तभी इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको मार्केट में ढूंढ सकते हो, जैसे कि इसका नाम हो गया एट्रोरेज इंजेक्शन, ठीक है। तो एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन आईपी के इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बना है, तो आप इस तरीके से इसको मार्केट से परचेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें तो दिस ड्रग इज फॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स, टैबलेट, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस इंजेक्शन। ये जो आपका फॉर्मुलेशन है वो आपका आई ड्रॉप, टैबलेट और इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस इंजेक्शन के फॉर्म में आपको मिले। कुल मिला के आपको ऑप्थेल्मिक, टैबलेट और आईवी IM के फॉर्म में आपको इसका इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल होगा, ठीक है। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करो तो एट्रोपेन, लेमोटेन और लेमोटिल, इसका 3 नाम है, क्या क्या, एट्रोपेन, लेमोटेन और लेमोटिल, ठीक है। डोज की बात करें तो 0.6 से लेकर 2.0 mg IM IV फॉर मतलब चाइल्ड, जिसका मतलब लगभग 10 kg का वेट हो, या और क्या कहते हैं टॉपिकली 1 से 2% टॉपिकली इन आई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका डोज यूज कर सकते हो। अगर हम इसकी मेडिकल यूजेस की, मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो यूज एज एंटी स्पाज्मोडिक, स्पाज्म वगैरह में भी आपको ये यूज़ होगा। पेप्टिक अल्सर में आप इसको यूज़ कर सकते हो, बिलियरी कोलिक में आप इसको यूज़ कर सकते हो, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज़ कर सकते हो, टू ट्रीट इंसेक्टिसाइडल पॉइजनिंग, मतलब कोई ऐसे इंसेक्ट वगैरह के काटने से आपको अगर पॉइजनिंग हुआ तो उसमें यूज़ कर सकते हो, एंटी सियालोग या एंटी वेगल इफेक्ट में यूज़ कर सकते हो, ऑर्गेनोफेस्फेट या मस्करेनिक पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हो, ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हो, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म डिजीज में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के इन सभी चीज़ों में 9 चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, किसको, एट्रोपिन को। के बाद आपका ड्रग है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है वो एक आपका एंटीकोलिनर्जिक, जिसको आप सामा शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट मेडिकेशन विच ओपन्स अप द मीडियम एंड लार्ज एयरवेज इन लंग्स। जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है वो आपका टाइप ऑफ एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन होता है, जो कि आपका सामा मतलब शॉर्ट एक्टिंग मस्करेटिंग एंटागोनिस्ट होता है, मेडिकेशन होता है, जो कि ओपन करता है क्या, मीडियम या लार्ज एयरवेज इन लंग्स। जो आपके लंग्स में मीडियम और लार्ज एयरवेज होते हैं उनको ये ओपन करने का काम करता है। कौन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। केमिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला C20H30 ब्रोमीन और नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन होगा इसमें। उसके बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं 8 मिथाइल 8 मिथाइल इथाइल 8 एजोनी बाई साइक्लो 321 ऑक्ट 3YL 3 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल प्रोपेनोएट बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या हो जाएगा इसका, कि स्टोर एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। स्टोर इसको आप 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक कर सकते हो, ठीक है।
के बाद अगर हम बात करें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के स्ट्रक्चर की, तो इप्राट्रोपियम का ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसमें आपको 8 मिथाइल 8 मिथाइल इथाइल 8 एजोनियम बाइसाइक्लो 3 ऑक्ट 3 वाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल प्रोपेनोएट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी मार्केट पर, आप इस तरीके से मार्केट में माइलान जैसे इसका ब्रांड नेम हो गया, या फिर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इनहेलेशनल सॉल्यूशन जिसको आप इनहेल करते हो, इस तरीके से आप जाके मार्केट में परचेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में दिस ड्रग इज फॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ इनहेलेंट एंड नेजल सॉल्यूशन स्प्रे। आप इसको फॉर्मुलेट कर सकते हो इनहेलेंट या नेजल सॉल्यूशन स्प्रे के फॉर्म में, मतलब जो आप इनहेल करते हो अपने अंदर लेते हो, ठीक है, या फिर नेजल स्प्रे वगैरह जो होता है जो मेनली नोज के लिए बने होते हैं उनमें आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो एट्रोवेंट, एपोवेंट और इप्रेक्सा, ठीक है, ये तीनों आपके इसके ब्रांड नेम हो गए, एट्रोवेंट, एपोवेंट और इप्रेक्सा। डोज की बात करें तो 40 से लेके 48 तक आप इसको बाय इनहेलेशनल नेजल स्प्रे के फॉर्म में यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो इप्राट्रोपियम ओरल इनहेलेशनल इज यूज प्रिवेंटिंग वीजिंग वगैरह, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग में, चेस्ट टाइटनेस में, इन सभी चीज़ों में आप यूज कर सकते हो। फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD में आप इसको यूज कर सकते हो। और क्या कहते हैं कि ये आपके लंग और जो एयरवेज होते हैं जैसे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जिसमें स्वेलिंग वगैरह हो जाता है, एयर जो है वो पास नहीं कर पाता हो, तो उन सभी कंडीशन में या फिर एम्फाइसेमा में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। कहता है इप्राट्रोपियम ओरल इनहेलेशनल इज यूज प्रिवेंट वीजिंग, ये आपको वीजिंग से बचाएगा। शॉर्ट मतलब जब आपका सांस जैसे होता है ना बहुत फास्ट हो, मतलब कि जल्दी जल्दी आप सांस नहीं ले पाए, प्रॉपर सांस नहीं ले, उस टाइम पे आपको ये हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा कफिंग हो रहा है तो उससे आपको राहत दिलाएगा। चेस्ट आपका बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, बहुत घुटन सी हो रहा है, तो उस टाइम पे आप इसको ले सकते हो। या फिर COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो भी होते हैं उन सभी में ले सकते हो, ठीक है। कहता है कि ग्रुप ऑफ डिजीज डेट अफेक्ट द लंग्स एंड एयरवेज सच एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसमें आपका क्या होता है स्वेलिंग ऑफ द एयर पासेज डेट लीव्स द लंग, ठीक है। तो मतलब मेनली क्या होता है कि जो आपका स्वेलिंग हो जाता है, तो इस तरीके के इससे मतलब मेनली जो एयरवेज और लंग से जितने भी रिलेटेड डिजीज हैं आप उन सभी में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ड्रग है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और किसी को प्रॉब्लम हो किसी चीज़ में तो वो पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, खत्म। थैंक यू सो मच।